रहे थे सुप्रीम कोर्ट से संविधान दिवस समारोह 2024 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे और साथ ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी प्रधान न्यायाधीश हैं वो भी मौजूद थे, संजीव खन्ना। और इस समारोह में खासतौर पर भारतीय न्यायपालिका की जो वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 है उसको जारी किया और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ बड़ी बातें कही। वो हम आपको दिखा रहे हैं कि संविधान के 75 साल देश के लिए गौरव का क्षण हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये बड़ी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि 26/11 के शहीदों को कभी नहीं भूला जा सकता। 2008 में आज ही के दिन मुंबई में हमला हुआ था 26 नवंबर को। देश आतंक और आतंकवादियों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी ही आतंकी घटना थी 26/11 की मुंबई वाली। संविधान निर्माताओं ने देश को जीवंत प्रवाहमान धारा के रूप में बनाया ताकि उसमें जब भी आवश्यकता हो बदलाव किया जा सके। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। हमारा संविधान हर परिस्थिति और काल के लिए उपयोगी रहा है क्योंकि ये इतना लचीला है कि इसमें हम आवश्यकता के मुताबिक कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हटा सकते हैं। देश की आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में भी संविधान दिवस मनाया गया। इस बार वहाँ पर संविधान दिवस मनाया गया है और देश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है। देश में लोगों के बीच आर्थिक सामाजिक समानता को बढ़ाया गया। जो तमाम नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं सरकार की, जिसमें आर्थिक समावेशन, सामाजिक समावेशन है, उसके ज़रिए हमारी सरकार ने संविधान की भावना को सशक्त किया है। यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही संविधान दिवस मनाना शुरू किया, तो संविधान की भावना को सशक्त किया। संविधान हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने जिक्र भी किया कि कई जगहों पर जो संविधान है उसके पृष्ठ पर भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता, गुरु गोविंद सिंह जैसे तमाम जो हमारे संस्कृति के प्रतीक हैं उनके चित्र भी अंकित हैं। हमारी सरकार ने महिलाओं और पिछड़ों की भागीदारी को राजनीति में बढ़ाया। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने जो तमाम योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम हैं उनका जिक्र किया। आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाने में हमारी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पहली बार पक्की छत हो, नल से जल हो, ये तमाम योजनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। इस बिंदु के तहत सरकारी योजनाओं से नागरिकों का जीवन स्तर सुधर रहा है। लगातार लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। लोगों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंच रही हैं, तो सरकारी योजनाओं के जरिए ये संभव हो रहा है। देश को आज ईमानदार लोगों के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक बयान का भी जिक्र किया कि भारत का तो इसी में कल्याण हो जाएगा कि अगर कुछ ईमानदार लोग वो मुख्य धारा में रहें और देश के लिए काम करें। तो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि आज ईमानदार लोगों के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें थी। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। स्वागत है। ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरें। खबर बांग्लादेश से, जहां इस्कॉन पुंडरीक धाम के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के विरोध में बांग्लादेश में कई जगहों पर भारी विरोध किया जा रहा है। ढाका से लेकर कोलकाता तक उनकी रिहाई की मांग लगातार तेज हो गई है। चटगांव मैजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में बांग्लादेश पुलिस ने रिहाई की मांग पर लाठीचार्ज कर दिया और ग्रेनेड भी दाग दिए। तो दूसरी ओर ढाका, रंगपुर, खुलना, कॉक्स बाजार और बांग्लादेश के अन्य शहरों में भी हिंदू समुदाय के सदस्यों ने चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के विरोध में रैलियां निकाली और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की।
आज इधर पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायकों ने भी कोलकाता में प्रदर्शन किया और रिहाई की मांग की। चिन्मय प्रभु को 25 नवंबर की दोपहर ढाका के हजरत शाहजलाल हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत में पेश किए जाते समय चिन्मय दास ने मीडिया से कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं से उनकी अपील है कि वो अपने आंदोलन की प्रक्रिया को योजना के मुताबिक ही जारी रखें। इस बीच बांग्लादेश में हिंदू संगठन सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत याचिका खारिज किए जाने पर वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन इस्कॉन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्कॉन ने लिखा, हमें परेशान करने वाली खबरें मिली हैं कि इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख नेताओं में से एक श्री चिन्मय कृष्णदास को ढाका पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस्कॉन ने लिखा, यह बेबुनियाद आरोप लगाना अपमानजनक है कि इस्कॉन का दुनिया में कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना है। इस्कॉन भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने और बांग्लादेश सरकार से बात करने और यह बताने का आग्रह करता है कि हम एक शांतिप्रिय भक्ति आंदोलन हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्णदास को तुरंत रिहा करे। भक्तों की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं। और बांग्लादेश में हुई चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमने बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट, चोरी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई हैं। साथ ही साथ देवी देवताओं और मंदिरों पर भी हमले हुए हैं और उन्हें अपवित्र किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाएं करने के लिए धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। आगे इस मामले पर कुछ और खबरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हम खबर दिखा रहे थे कि बांग्लादेश में चिन्मय की गिरफ्तारी, जो चिन्मय स्वामी उनकी गिरफ्तारी है, तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बांग्लादेश में जो चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई है उस पर चिंता व्यक्त की है। विश्व हिंदू परिषद की कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने। और अब अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा और साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सभी देशवासियों को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा।
आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। और अब खबर संभल घटना से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा से जुड़े मामले में आज कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस ने 7 FIR दर्ज की है, जिनमें लिखा है कि हिंसक भीड़ का मंसूबा पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने और जान से मारने का था। एक साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। योजनाबद्ध तरीके से जामा मस्जिद सर्वे को रोकने की कोशिश की गई। FIR में साफ लिखा है कि साजिश के तहत पुलिस पर पथराव किया गया। पूरी प्लानिंग के साथ करीब 700 से 800 लोग वहां पर इकट्ठा हुए। ये भीड़ घातक हथियारों से लैस थी। SI से पिस्तौल छीनने की कोशिश हुई। कारतूस तो लूट भी लिए गए। पुलिस कर्मियों को जान से मारने की नीयत से हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों पर फायरिंग भी की। 40-50 लोग नाम लेकर पुलिस से हथियार छीनने के लिए बोल रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों को आग लगाकर मारने की भी आवाजें सुनाई दी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल सदर से समाजवादी पार्टी के ही विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। FIR में कहा गया है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयान दिए और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाया। इसके बाद भीड़ ने पत्थरबाजी की। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। और संभल की शाही जामा मस्जिद के पास बड़ी संख्या में हिंदू आबादी भी रहती है। तो मस्जिद के पास रहने वाले बुजुर्ग प्रेम शंकर का कहना है कि हमारे घरों में जितनी भी शादियां हुई, कुआं पूजन यहीं पर हुआ था और ये कुआं आज मस्जिद का हिस्सा है। दीपावली पर हमारे परिवार के लोग यहाँ दीपक भी जलाते थे। तो प्रेम शंकर से ये खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। संभल की शाही जामा मस्जिद से सटे हुए घर में यहाँ पर कई सारे हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। प्रेम शंकर जी इस समय हमारे साथ हैं। प्रेम शंकर जी, आप यहीं शुरू से ही हैं? हाँ, यहीं हैं हम, यहीं खेले हैं, यहीं कूदे हैं हम यहाँ पे सब जगह। और यहीं पे हमने जो हमारी ब्याह शादी हुए हैं तो सामने कुएं पे हमारा कुआं पूजन हुआ है। हमारा बड़ा लड़का हुआ तो बड़े लड़के का भी यहीं पूजन हुआ। जो कुआं पूजा है ना, हाँ, उसमें तो कुआं पूजन भी इसी जगह पे हुआ। वो जो मस्जिद के सामने जो कुआं है, हाँ, तो यूँ कहते हैं कि हरिहर मंदिर था, ऐसा कुछ ये मैं देखा तो हमने भी ना है, लेकिन ये है हरिहर मंदिर कहते हैं इस जगह। देखो तो पहले लेटर वगैरह भी आते थे, इसी नाम से आते थे। यहाँ पे पुराने पत्र वगैरह आते थे हरिहर मंदिर के, पुराने हरिहर मंदिर के नाम से भी आया करते थे। तो ये मतलब आप यहाँ खेलते रहे बचपन में और ये देखा पूजा वूजा सब करते रहे यहाँ पे मंदिर के पास जो शादी ब्याह में कुआं था, जो कुआं ये सामने कुआं है, इसमें कुएं पूजा वूजा होता था। इसमें जाल लगा हुआ था वैसा वाला लकड़ी का, उस पर पूजन होता था। मतलब सब मोहल्ले का पूरा पानी भरते थे, पूरा मोहल्ला यहीं से पानी भरता था। अच्छा। कोई पाबंदी नहीं थी, अपने आराम से सब खेलते कूदते थे, सब बैठते उठते थे, कोई पाबंदी नहीं आई। अब ये क्यों सियासत होने लगी कि ये समझ में ना रही क्या हो गया? राजनीति नेता लोगों ने कर दिया खराब जी। तो ये प्रेम शंकर जी जो बता रहे थे कि अपने समय में बचपन में वो इस इलाके में भी खेले हैं, इस कुएं पे उनके घर की रस्में भी अदा हुई हैं, शादी ब्याह के समय पूजा भी हुई है। और ऐसे तमाम जो लोग हैं वो आपको मिल जाएंगे जो बताते हैं कि यहाँ पर कुआं था और वो लोग उस कुएं पर पूजा करते थे। कैमरामैन के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, संभल। और उधर बरेली में RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने संभल दंगे पर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जो पार्टियां चुनाव हार गईं, ये दंगे उन्हीं की देन है। जब दोनों पार्टियों ने स्वीकार किया सर्वे को, फिर वहां दंगा, यह किसी ना किसी वो साजिश है जिसके कारण मुसलमान को ये लगने लग जाएगा कि जो पार्टियां उनके वोट की खरीद फरोख्त करती हैं और मदद करती हैं, सचमुच में वह उनके वोट को
भड़काकर गलत फहमियों में डालकर खरीदने का धंधा करती हैं। इसलिए जो हार गए उपचुनाव उनकी ये देन है, और जिनको ये लग रहा है कि मुसलमान सच जान गया तो उनके वोट बैंक से निकल जाएगा, उन नेताओं की ये देन है। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। एक और बड़ी खबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। लखनऊ पीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता को सरकार ने 3 सप्ताह में इसकी जानकारी लेकर अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। केंद्र 19 दिसंबर को अपने फैसले की जानकारी अदालत को देगा। भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि मंत्रालय को राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग करने की जानकारी मिली है, जो प्रक्रिया में है। दरअसल लखनऊ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। अगली खबर। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 20 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 30 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें आंध्र प्रदेश की 3, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा की 1-1 सीट शामिल है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत को ऐतिहासिक बताया है। उनके मुताबिक टीम का लक्ष्य एशियन गेम्स में सफलता को हासिल करना है। दिलीप तिर्की ने कहा कि नए कोच और नई कप्तानी में भारतीय महिला टीम के तेवर को एक नई तेजी मिली है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की से यह खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता और इस वक्त हमारे साथ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का ये अनुभव रहा, क्योंकि जिस तरह से मेंस की बात कर लें चाहे वुमेंस की बात कर लें, लगातार हॉकी देश में आगे बढ़ रही है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय महिला हॉकी टीम की तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की विजय के रूप में। लास्ट ईयर चैंपियन ट्रॉफी के बाद हालांकि ये हमारे लिए बैड लक रहा कि हम ओलंपिक क्वालिफाई कर नहीं पाए थे और काफ़ी महीनों के बाद राजगिरी में एशियन चैंपियन ट्रॉफी मैच टीम ने खेली। लेकिन जिस हिसाब से टीम ने खेली, हरिंदर सिंह जो कोच हैं उनके कोचिंग स्टाइल में टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। और क्योंकि कई सारे खिलाड़ी, नए खिलाड़ी को शामिल किया गया था, कई सारे खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी रेस्ट में थे, और सो उसके हिसाब से जो भी यंग खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से शानदार परफॉर्मेंस रहा। किस तरह की तैयारी का दौर जो है वो अब देखने को मिलेगा सामने? एशियन गेम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, महिलाओं के लिए, और हम कोच जो हरिंदर सिंह हैं उनसे हम उनका सलाह ले रहे हैं। उनका ईयरली का शेड्यूल प्रोग्राम ले रहे हैं, एक्सपोजर टूर, कोचिंग प्रोग्राम, और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ में जो भी ज़रूरत है उनके लिए सब मुहैया करने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी को मेज़बानी के लिए दावा भी कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं 2036 की ओलंपिक की, तो उसके लिए क्या कुछ चैलेंजेस आप देखते हैं और कितना मजबूत है हमारा ये दावा, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जिस हिसाब से गवर्नमेंट 2036 ओलंपिक्स के लिए बिडिंग कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट सोच रहा है, जिस हिसाब से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्लानिंग है, यहाँ पे ओलंपिक्स होने से काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी एक ओलंपिक्स मूवमेंट का एक दौर शुरू हो जाएगा। जितने भी युवाएं उसमें
नया उत्साह पैदा हो जाएगा, स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स का जो एनवायरनमेंट और आगे बढ़ जाएगी। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2036 की जो ओलंपिक की मेज़बानी है वो दावा बेहद मजबूत है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक ओलंपिक जो पूरा मूड है, जो मिशन है, वो अभी से देश में कहीं ना कहीं उसको जगाना होगा, ताकि ये भावना जो है वो 2036 तक न केवल हमें मेज़बानी मिले, बल्कि इस मेज़बानी में हम चैंपियन के तौर पर भी सामने आए। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जब